नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका इस फिजिक्स की 12th क्लास की फिजिक्स की जर्नी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो सर जुड़े रहिए, क्योंकि मैं इस चीज को जो शुरू किया हूं मैं इसका अंत करके रहूंगा। यानी कहानी का स्टार्ट आज से हो रहा है। ये मेरा पहला इंट्रो वीडियो 12th क्लास का है, जिसमें हम आपको 12th क्लास का फिजिक्स को एकदम इतना आसान करके बताएंगे कि आपको बिलीव नहीं होगा कि वाकई इतना भी इजी चीज हो सकती है। या आपको विश्वास नहीं है तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि पूरी इतिहास फिजिक्स में किस तरह से चीजों को डिफाइन किया गया है और कितना आसान है। एकदम एकदम सटीक वर्ड्स में सर आपको मिलने वाला है। तो ये मेरा पहला इंट्रो वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए। मेरे कांटेक्ट नंबर है 7667107226। ओके, इस नंबर पर कांटेक्ट करें और ऑफलाइन ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादा बेहतर होता है। मैं चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ, आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे मैं ट्रायल कर रहा हूँ कि आप बेहतर हो जाए। तो मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या, जर्नी जो शुरू हमारी हो रही है वो 12th क्लास की फिजिक्स की जर्नी शुरू हो रही है। यहाँ से हम जर्नी शुरू करेंगे और सेशन समाप्त होने से पहले मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बस जुड़ जाओ मेरे साथ। पहला जो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी कि हमारी पहली कहानी जो स्टार्ट हो रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है, किसका ब्रांच है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का उसी का ब्रांच है, उसी से एक कट के निकला है। ठीक है, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक ब्रांच है। इसमें पढ़ा क्या जाता है वो बता देता हूँ। इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, चार्ज पढ़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। when इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है या तो सर्टेन बॉडी पर एग्जिस्ट करता है, तब हम इसके बारे में जो है पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यानी कि इसकी अगर डेफिनेशन लिखी जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैं फिजिक्स की ब्रांच लिखता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स विच डील्स, क्या लिखेंगे? डील्स विथ, ठीक है, विथ द स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज एंड इट्स properties when it is in rest। क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि जब हम चार्ज के बारे में जो लिखा हुआ है जरा समझिएगा। एक फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम किसी चार्ज के बारे में तब पढ़ते हैं जब वो क्या हो? रेस्ट में हो। जब वो क्या हो? रेस्ट में हो, सिंपली। ठीक है, अब बात आती है कि चार्ज तो शुरू कर दिए हैं। चार्ज की दो थ्योरियां चलती है साहब, एक चलता है मॉडर्न थ्योरी और एक चलता है ओल्ड थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी में आज हम लोग ब्रीफली जानते हैं इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के फ्लो का, नो डाउट। हाँ, वाकई हम लोग जानते हैं। आज की थ्योरी में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही जो है वो चार्ज का रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आपको क्या लगता है, आज से हजारों साल पहले या तो आज से 100 साल, 2 साल, 500 साल पहले जब 15-16 सेंचुरी थी, तो क्या उस समय लोग यही समझते थे कि चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल, तो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन को खोज तो लेटेस्ट में हुआ, 1897 19th सेंचुरी में हुआ। तो उस समय लोग क्या सोचते थे और कैसे समझते थे? आइए इन्हीं बातों पर चर्चा करते हुए आज हम लोग चलते हैं हिस्ट्री ऑफ चार्ज में। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, चार्ज कहां से आया, कैसे आया, उसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो दिल थाम के कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूं चार्ज की पूरी इतिहास का।
यानी कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आई और किस तरीके से आई, कितने मेहनत लगे, कितने साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, उन सबों का आज मैं क्लास लगाने वाला हूँ, एक एक चीज को आज बताने वाला हूँ। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाओ भाई, मैं बोल देता हूँ ना, बिलीव नहीं होगा। शुरू करते हैं, चलो ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता दिया, ऐसा कुछ होता है। अब कहानी सबसे पहले आती है चार्ज की, ठीक है। अब चार्ज की कहानी आता है तो सबसे पहला जो आता है हमारे मन में वो आता है कहानी चार्ज की शुरू ही बहुत से पहला जो पॉइंट यही है कि थेल्स ऑफ मिलेटस से, यानी कि ये जो ऐसे इंसान है जो ग्रीस में, यानी ग्रीस जिसको कहा जाता है कंट्री में, थेल्स ऑफ मिलेटस। अच्छा, जो थेल्स जो है वे साइंटिस्ट का नाम है, जो देख रहे हैं आप ये साइंटिस्ट हुए, और मिलेटस वो शहर हुआ जो ग्रीस में पाया जाता है, वन ऑफ द 7 वाइज मैन ऑफ द एंशिएंट ग्रीस में, वहां शहर का ही नाम हो, ठीक है। मतलब ये आप थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, 10वीं क्लास में 10th में थेल्स थ्योरम एक पढ़ना है, वहां आपको याद होगा इन्होंने ही अपना थ्योरम दिया था ट्रायंगोनोमेट्री, क्या बोलते हैं ना उसे, ट्रायंगल में, कि अगर बीच से सब डिवाइड किया जाए पैरेलल हो तो इसका इक्वल पार्ट्स में जो है इनके रेशियो जो होता है सेम होता है। वो एक इस तरह का थ्योरम दिए थे उन्होंने, वही ये है जिनके बारे में बता रहा हूँ। इन्होंने ये जो है कौन है, ए वन ऑफ द 7 वाइज मैन ऑफ द एंशिएंट ग्रीस। उस समय 7 बहुत तेज तेज इंसान थे जो समझदार थे, उनमें से एक सबसे महान थे। अब इन्होंने कैसे खोज किया, ये 600 बीसी की बात है, मैं बता रहा हूँ, 600 बीसी की बात है, उस समय की बात है जिस समय इन्होंने दिया था। अब इन्होंने कहा था कि एम्बर नाम के कोई मटेरियल होता है जिसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। एम्बर, अब एम्बर होता क्या है, एम्बर एक रेजिन होता है जो प्लांट से निकलता है, यानी आप जिसको जनरल भाषा में, गांव की भाषा में लस्सा बोलते हैं, जो प्लांट से निकलता है, जिसको हम रेजिन कह सकते हैं, प्लांट्स के अवशेष को कहा जाता है। इनका कहना था कि एम्बर, यानी कि इस तरह की मैं बात करूं, इससे आप थोड़ा वाकिफ हो जाइए, हम इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए ये प्लांट से जो निकल रहा है रेजिन, देखिए इस तरह का रेजिन की बात मैं कर रहा हूँ, ये रेजिन जो आप देख रहे हैं, ये रेजिन की बात क्या जा रहा है, तो इसको ही ये रेजिन है जो प्लांट से निकलता है, रेजिन, ठीक है। और इसी के बारे में उन्होंने कहा कि एम्बर जो ही है, एम्बर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। और सबसे एक बात बताऊं, सबसे खास बात इसमें ये है कि सर आपको बिलीव नहीं होगा, एम्बर को ग्रीक भाषा, यानी उस समय वहां एम्बर मटेरियल को ग्रीक भाषा में ही कहा जाता था इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का जो है ऑरिजिन वर्ड है, क्या है, ऑरिजिन है, यहीं से स्टार्ट हुई है। यानी एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन और उसको इलेक्ट्रिसिटी यहीं से है। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आई है, एम्बर की ही ग्रीक भाषा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब इसमें क्या था, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होने के कारण इसे वहां इलेक्ट्रॉन कहा जाता था और इसी से इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ, ठीक है। अब इन्होंने तो कहा कि सर इसमें चार्ज होती है, इसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें होता ही है चार्ज के बारे में। पहली बार इन्होंने दिमाग लगाया था, लेकिन ब्रीफ थ्योरी थेल्स नहीं दे पाया थे, बहुत समय बीता, कई साल बीत गए। उसके बाद जो हमारे सबसे अहम साइंटिस्ट जो आए वो विलियम गिलबर्ट आए, यानी इनसे आके मिली। सेकंड जो साइंटिस्ट हमारे वो विलियम गिलबर्ट है। मैं एक एक साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से चार्ज का कैसे जान ही रहा, चार्ज कैसे खोजा गया, ये जानना आपका हक है सर, बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आइए सीखते हैं विलियम गिलबर्ट कौन हुए वो समझ लेते हैं। विलियम गिलबर्ट कोई और नहीं, क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में एक अच्छे खासे फिजिसिस्ट थे, ये फिलोसफर थे, ये साइंस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में चार्ल्स इन्होंने, विलियम गिलबर्ट ने ये बताया कि सिर्फ अंबर ही नहीं, एम्बर के साथ, ठीक है, एम्बर और इन्होंने ग्लास रॉड ले लिया, ठीक है। ग्लास रॉड को यदि एम्बर के साथ जो है अगर रब्ड किया जाए तो जो फोर्स ई लगा रहा है वही फोर्स ए भी लगाता है। इन्होंने कहा कि एम्बर ही नहीं, इसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी सेम फोर्स होता है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। हाँ, आपको पता नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है,
एक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, एक किसी और तरह का फोर्स है जो ग्लास में रब्ड करने से आ जाता है। मान लो कि ग्लास ले लिए और एम्बर ले लिए, दोनों को रगड़ दिए, राइट। एम्बर जानते हो ना, लस्सा को बोला जाता है, चीजों को अपनी ओर सटा लेता था, तो इनको लगा कि उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है तो उसमें ऐसा कुछ खास है, लेकिन ऐसा हो तो लस्सा है भाई, गोंद समझते हो ना, वही वाला बात है। तो इनका कहना था कि एम्बर के साथ ग्लास को यदि रब्ड किया जाए तो जो अननोन फोर्स एम्बर में है वो फोर्स ग्लास में भी आ जाता है। लेकिन ये फेल किस चीज में हुआ? हाँ, ये बड़ी यूनिक बात है, ये फेल हुए कि कंडक्टर में ये जो है, मतलब जनरली कंडक्टर की अगर बात की जाए, जो मेटल के बने होते हैं, कंडक्टर में चार्ज को फ्लो नहीं कर पाए, चार्ज, इनका कहना था नॉट फ्लो, चार्ज डज नॉट फ्लो, ठीक है, डज नॉट फ्लो मतलब उसमें फ्लो नहीं करता, इनका कहना था। इनसे गलती क्या हो रहा था ना कि जिस एल्युमिनियम के छड़ को लेते थे, रगड़ते थे और उसको हाथ में पकड़ लेते थे, तो सर आपको पता है ना कितना रगड़िएगा ना इसको, तो कंडक्टर है ना, उससे चार्ज आपके हाथ में चला जाता है। तो ये कंडक्टर के कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए विलियम गिलबर्ट, इन्होंने कंडक्टर के कॉन्सेप्ट नहीं दे पाया। किसका कॉन्सेप्ट? कंडक्टर के कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को ब्रीफ जो दिया, यानी कि इनका कहना था कि एम्बर के अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट में भी चार्ज होती है, ठीक है, इसी चीज को देने के लिए आए सेकंड साइंटिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीफन ग्रे। अरे महान साइंटिस्ट का तो आएगा इसमें, देखिए ना, सब मजा आ जाएगा, कितने साइंटिस्ट हैं, है ना। स्टीफन ग्रे बहुत यूनिक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इन्होंने क्या किया कि रेशम के धागा से एक बहुत बड़ा कंडक्टर को ऐसे लटका दिया, ठीक है, इसको चार्ज कर दिया, यहां से चार्ज बहुत दूर तक ये ट्रेवल कर पाता है, मतलब चार्ज को पहली बार किसी कंडक्टर से बहुत दूर तक ले गए, तो वो थे स्टीफन ग्रे। इन्होंने कंडक्टर और इंसुलेटर का खोज किया, स्टीफन ग्रे, इन्होंने ही कंडक्टर और इंसुलेटर का खोज किया। तुम कॉपी में लिख लो कि किसने क्या खोजा, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो स्टीफन ग्रे ने दिया। किसने दिया? स्टीफन ग्रे ने दिया। आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, सबसे महान साइंटिस्ट आते हैं, क्योंकि हम लोग सबको लगभग कर लिए, अब आते हैं चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे, ठीक है, इनसे मिलिए, ये और महान है, ठीक है, इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट दिया। आइए इनको समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा चार्ज के बारे में। इन्होंने दिया टू फ्लूइड थ्योरी। क्या दिया? चार्ज को टू फ्लूइड थ्योरी कहने वाले कोई और नहीं थे, चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे ही थे। कैसे? जरा गौर से फरमाइएगा। देखिए उस समय दो चीज बहुत चरम सीमा पर थी, एक था रेजिन जो पौधों से निकलते थे, जिसको मैंने एम्बर नाम दिया, ठीक है, और ग्लास रॉड उन्होंने ले लिया, ठीक है, ग्लास रॉड ले लिया, ठीक है, ग्लास रॉड है। अब रेजिन है, ग्लास रॉड अगर आप देख रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इनका कहना था कि चार्ज जो होता है ना, वो एक फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। अब फ्लूइड थ्योरी कहने का मतलब क्या हुआ ना, क्या होती है फ्लूइड थ्योरी? फ्लूइड मतलब होता है, देखिए उस समय अगर किसी चीज में फ्लो होने का गुण था, तो एकमात्र डिस्कवर था वो था वाटर, यानी कि वाटर में या तो फ्लूइड में फ्लो होने का गुण था। तो इनको लगा कि एक जगह से दूसरी जगह चार्ज जाता ही है, दैट मींस कि एक तरह का फ्लूइड है, इसलिए इन लोगों ने चार्ज को फ्लूइड का नाम दिया, क्योंकि बहाव का जो गुण था वो कैसे में था? फ्लूइड में था, ठीक है। तो अब बात आती है, जो आप देख रहे हैं टू फ्लूइड थ्योरी, इनका सबसे अहम कॉन्सेप्ट क्या था कि जो चार्ज जो होता है, चार्ज जो आप देख रहे हैं, वो टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है। इनका कहना था चार्ज जो है टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है, इनका कहना था। क्यों? अच्छा, इनके जो जनरली उस समय जिसे रेजिन थे, रेजिन पर जो चार्ज था उनको रेजिनस कहा, रेजिनस कहा, ठीक है। और उस समय ग्रीक में ग्लास को वीटरस कहा जाता था, वीटरस कहा जाता। याद रख लीजिए बढ़िया से कि उन्होंने जब ग्रीक में जब ग्लास को वीटरस कहा जाता था, तो एक रेजिनस फ्लूइड का नाम आया, रेजिनस फ्लूइड, एक आया वीटरस फ्लूइड का नाम आया। याद है, एक रेजिनस फ्लूइड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? वीटरस फ्लूइड हो जाएगा। दो तरह का फ्लूइड का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया उस समय, ठीक है, एक रेजिनस है, दूसरा क्या हो जाएगा? वीटरस फ्लूइड हो गया। अब एक थ्योरी, टू फ्लूइड थ्योरी में बहुत चरम सीमा पर चल रहा था, इन्होंने डिफाइन कर दिया कि अब इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए क्या कि रेजिन को, यानी एम्बर को रगड़े, दो एम्बर ले लिए, एम्बर को रगड़े, ठीक है, तो रगड़ने के बाद एम्बर एक दूसरे को क्या किया? रिपेल करने लगा। फिर क्या किए? ग्लास को रगड़े,
ग्लास को क्या चेक, ग्लास को रब्ड किए, जो भी चल रही है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी याद रखिए, ग्लास को रगड़े तो भी रिपेल करने लगा। तो इनको लगा कि इसका मतलब है कि ग्लास पर एक अलग फ्लूइड है और एम्बर पर अलग फ्लूइड है, और जब ये ग्लास और एम्बर को एक साथ लाए तो खींच लिया, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुआ। तो डेट मीन्स ये फाइंड आता है, उस समय ये फाइंड में आया था कि ग्लास पर कोई और फ्लूइड है और एम्बर पर कोई और फ्लूइड है, इसलिए उन्होंने दो फ्लूइड थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। तो इनके अनुसार, चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे के अनुसार चार्ज दो प्रकार का होता है, इसकी टू फ्लूइड होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम प्रवेश करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइनियर के पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइनियर के पास, जब से महान अभी तक के सबसे हीरो और कोई है तो भैया यही है। आइए इनसे मिलिए, देखिए स्मार्ट भी लग रहा है, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन स्टेट्समैन, सबसे महान इंसान, और इन्हें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पायनियर है, वन ऑफ द बेस्ट इंसान, जिन्होंने आज तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चीजें दी उनको आज तक हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, या दैट्स ट्रू, आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। कैसे, वो देखिए, इन्होंने कहा कि नहीं, एक गलत चीज है कि जो चार्ज है टू फ्लूइड थ्योरी नहीं, वन फ्लूइड थ्योरी है। फ्लूइड ये भी माने, ऐसा बात नहीं है। चार्ज को इन्होंने कहा, चार्ज इज वन फ्लूइड है, इन्होंने वन फ्लूइड इससे माना। कैसे माना, बोले कि जहां जिस बॉडी पर एक्सेस चार्ज है, यानी कह सकते हैं एक्सेस ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव, उन्होंने साइन दिया, कन्वेंशन है, और जो डिफिशियंट है यानी कम जिस पर है उसको इन्होंने नेगेटिव माना। जिस बॉडी पर जो फ्लूइड की मात्रा ज्यादा है उसको पॉजिटिव माने, और जिस बॉडी पर फ्लूइड की मात्रा कम है उसे क्या माने, नेगेटिव माने। यानी कि इन्होंने कहा ये जो होता है टू फ्लूइड थ्योरी नहीं है, ये वन फ्लूइड थ्योरी है। मतलब इसी की मात्रा, यानी कि कहने का मतलब आज भी वही चीज लागू हो रही है कि वाकई इलेक्ट्रॉन के अमाउंट ही किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता है। कैसे, वो देख लीजिए। जैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि यदि हम ग्लास को रगड़ दें, ग्लास को क्या चीज, एम्बर से रगड़ दें, एम्बर से या तो सिल्क से रगड़ दें, ठीक है, तो ग्लास पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव होता है। ग्लास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, सिल्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। आज भी देखिए इनकी बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन इस पर कम है, इलेक्ट्रॉन जो है कम है, इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है उसे जनरली नेगेटिव कहते हैं। थोड़ी सी उल्टी हो जाती है, अगर आप मानोगे तो देखो कहानी में ट्विस्टेड है कि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो उसे नेगेटिव बोला जाता है, और जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम होता है उसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव होता है। यही चीज इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, ठीक है। क्योंकि आज भी अगर ध्यान से देखिएगा तो इन्होंने जो फ्लूइड की वैल्यू बताया वो पॉजिटिव और नेगेटिव अपने साइन कन्वेंशन में बताया, लेकिन आज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो ये तो सब बच्चों के लिए सबसे बड़ा समस्या है। तो बस इसका याद रखना है कि अगर कोई पॉजिटिव टर्मिनल है तो वहां पर फ्लूइड की मात्रा जो है, कैसी की मात्रा, फ्लूइड की मात्रा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा मैं नहीं कह रहा हूँ, फ्लूइड की मात्रा कर रहा हूँ, ठीक है। और जहां जो कम है, यानी कहने का मतलब हुआ वो जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक थोड़ी सी इसका उल्टा है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट की वैल्यू होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो चार्ज तो फिर तो वही वाला बात हो जाएगा ना कि जहाँ चार्ज है तो वहाँ करंट कहाँ है। तो इन लोगों का सबसे बड़ा समस्या यही था कि वो चार्ज को फ्लूइड मानते थे, और इनका कहना था कि जहाँ चार्ज सबसे ज्यादा होता है उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जहाँ चार्ज सबसे कम होता है उसे नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। इस थ्योरी को नेक्स्ट वीडियोज में आज मैं रीजन के साथ आऊंगा, है ना। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि चार्ज होता क्या है, कहाँ कहाँ से कैसे आया है। लास्ट चलते चलते चार्ज का एक बहुत बड़ा डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, चार्ज होता क्या है। चार्ज, क्योंकि सब लोग जानना चाहता है चार्ज क्या होता है। इट इज द, बोल सकते हैं इट इज द फंडामेंटल, ठीक है, हाँ सर फंडामेंटल, फंडामेंटल properties of substance that exert, ठीक है, exert electrical force। अगर ये आ गया तो समझो फोर्स जरूर लगाएगा। ये जो है सब्सटेंस का ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल थी, प्रॉपर्टीज है जो दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, एग्जर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फोर्स।
तो ये हमारा इंट्रो वीडियो था, इसमें हम लोग इतना ही कवर अप कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे चार्ज को, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, यानी वो सारे मेथड जिससे किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तब तक के लिए सबक है, वेलकम है मेरे चैनल में। तुम थंबनेल मार के जाओ, ठोको।